हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ज्ञान बेसिक मैथ्स। इससे पहले जो मेरा फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने हेनरी फ्यूल्स के 8 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। अब जो मेरा ये वाली वीडियो लेके आया हूँ मैं, नेक्स्ट जो हमारे 6 प्रिंसिपल्स बच गए थे उनको मैं डिस्क्राइब करूँगा और इसके बाद इसके एक निमोनिक भी बताऊँगा, जिससे कि ये जो आपके 14 के 14 प्रिंसिपल आपको ईजीली याद हो जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा वो है लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड स्केलर चेन। मतलब कि एक चेन होनी चाहिए कंपनी में। चेन होनी चाहिए मतलब अगर कुछ चीज अपर लेवल मतलब बॉस से कहना है, मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इसके लिए एक चेन होती है चेन फॉलो होती है। मतलब मान लो ये अपर लेवल है, फिर उससे लो लेवल, फिर मिडल लेवल, फिर उससे नीचे लेवल, ये सारे एस में बैठ रखे हैं। अगर इस डी को कुछ प्रॉब्लम है, मतलब यहां पर कुछ कहना है, तो सबसे पहले वो यहां पर जाएगा, ना कि डायरेक्ट सीधा बॉस के पास चला जाएगा, मतलब अपर लेवल के पास जाएगा। मतलब एक प्रॉपर चेन होनी चाहिए, मतलब एक लाइन होनी चाहिए कि डायरेक्ट यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर अगर ये भी कुछ सॉल्व नहीं कर पाए तो सीधा एक टॉप लेवल का जो लोग हैं उनसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर इसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसको कहेगा, अगर ये भी उस प्रॉब्लम को सही नहीं कर पाया तो ये इससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। ये क्या है? एक स्केलर चेन, मतलब एक चेन होनी चाहिए। अगर किसी केस में इस एम्प्लॉय से काम है, अगर वो ये वाली प्रोसेस अपनाएगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फिर पूरा ऐसा रोटेट करके यहां पर आएगा, तो ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम डायरेक्टली इस पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं, सामने वाले पर्सन को। इसको कहते हैं गैंग प्लैंक। मतलब जिसमें आप इससे डायरेक्ट यहां से कांटेक्ट कर सकते हैं, ना कि आपको पूरा रोटेशन करने की जरूरत है। तो कंपनी में एक सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए, एक चेन, प्रॉपर चेन होनी चाहिए, ना कि आप डायरेक्ट सीधा अपर लेवल वालों से बात कर सके। अगर लोअर लेवल में कोई उसको सही कर सकता है तो आपको इतने ऊपर लेवल में जाने की जरूरत नहीं है। और हेनरी फ्यूल ने ये सारे तरीके अपने कंपनी में फॉलो किए थे, फिर उनने इसको अपनी बुक में लिख दिया। तो स्केलर चेन मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, क्योंकि एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। अगर हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी कहना है, तो एक सीक्वेंस वाइज हम ऊपर साइड को जाएंगे। जैसे अगर लोअर लेवल वाले को प्रॉब्लम है तो मिडल से फिर वो अपर लेवल। और अगर सामने कोई पर्सन से काम है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट हम यहाँ से इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसको क्या कहते हैं? गैंग प्लैंक। ये आपके क्वेश्चंस में बहुत बार पूछा जाता है कि गैंग प्लैंक होता क्या है। तो जब हम सामने जो जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो वो गैंग प्लैंक होता है। उसमें आपको कोई प्रॉपर एक रोटेशन नहीं करना पड़ता है, एक स्केलर चेन फॉलो नहीं करना पड़ता कि पहले ऊपर फिर यहाँ से पूरा रोटेट हो गया। सेकेंड है ऑर्डर। मतलब जो इसका 10th प्रिंसिपल है वो है ऑर्डर। मतलब कि ऑर्डर नहीं कि जैसे कोर्ट में बहुत जो जज बोलते हैं ऑर्डर करके, वो वाला ऑर्डर नहीं। इसमें क्या होता है इस ऑर्डर में कि एक प्रॉपर सीक्वेंस, एक कंपनी में एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। आप कैसे? कि मान लो आप एक अकाउंटेंट हो, आपके सामने गन रख दी जाए सिक्योरिटी गार्ड की, और एक सिक्योरिटी गार्ड है उसके सामने पूरा कंप्यूटर रख दिया। मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं है। मतलब कुछ भी कैसे भी तरीके से मशीन, आपकी जो मशीन है वो वर्कर को नहीं देके सीधा टॉप लेवल वाले को दे दी, या कुछ भी, मतलब एक प्रॉपर ऑर्डर ही नहीं है, कोई सीक्वेंस ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, कंपनी का जो हमारे गोल्स होंगे वो अचीव नहीं हो पाएंगे। तो कंपनी में एक प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रॉपर ऑर्डर या प्रॉपर सीक्वेंस। और जो हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा, वो है इक्विटी। मतलब आप समझ लो इक्वालिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? इक्वालिटी। मतलब कंपनी में जो है सब लोगों की सबको हमको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, ना कि अगर अपर लेवल का है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप इक्वल ट्रीट कर रहे हो और लोअर लेवल वाले को आप सही से ट्रीट नहीं कर रहे हो। अगर कोई एम्प्लॉय है, उसका कोई रिलेटिव है, रिलेटिव ने
अगर उसका कोई रिलेटिव है, उसने कहा सर मुझे छुट्टी चाहिए, तो उसको तो डायरेक्ट छुट्टी भेज दी। अगर दूसरे वाले ने उससे कहा कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, तो उसने सीधा मना कर दिया क्योंकि वो उसका रिलेटिव था। तो कंपनी में जो है इक्वलिटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी के बेसिस पे, मतलब उसके लोअर रैंक के अकॉर्डिंग या अपर रैंक के अकॉर्डिंग उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। मतलब सबको इक्वल ट्रीट करना पड़ेगा आपको। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपकी कंपनी का एम जो है, जो भी गोल्स हैं, वो अचीव नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इनिशिएटिव। अब ये जो इनिशिएटिव प्रिंसिपल्स हैं, मतलब इनिशिएटिव मतलब होता है कुछ नया, कुछ नया। अब जो हमारे वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको कुछ नया करने की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे कोई वर्कर्स हैं, कोई एम्प्लॉय हैं, उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए हमको, ताकि वो मोटिवेट रहें। जैसे अगर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ, मैं उनसे कहूँ आप भी सजेशन दे सकते हो इसमें, तो उससे क्या होता है, वो थोड़ा उत्साह टाइप का होता है उस पर, मतलब थोड़ा मोटिवेट टाइप का होता है कि मैं भी कंपनी में थोड़े बहुत डिसीजन ले रहा हूँ, मतलब मुझसे भी पूछा जा रहा है, मेरी भी कोई वैल्यू है कि मैं इस कंपनी में डिसीजन ले रहा हूँ और जो अपर लेवल वाले हैं मेरी बात मान रहे हैं। तो उससे क्या होता है, कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट रहते हैं, और मोटिवेट अगर वो रहेंगे तो वो अपना बेस्ट देंगे कंपनी को। अगर बेस्ट देंगे, जो भी हमारे गोल्स होंगे वो अचीव होंगे अच्छी तरीके से। इसीलिए सबको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कंपनी में, मतलब कुछ नया कर सकें। क्योंकि बहुत अगर किसी के पास कुछ न्यू चीज़ें हैं, मतलब कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ इनोवेशंस हैं, तो वो कंपनी से बता सकें कि हमको, या तो उनको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये लोअर लेवल वाले हैं या मिडिल लेवल वाले हैं, हमको क्या बताएंगे करके। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर ऑफ अ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर मतलब मान लो कंपनी में कोई रिक्रूट होता है, मतलब एक जॉब के लिए पोस्ट आ रखी है। अब उस पोस्ट के लिए सबसे पहले रिक्रूटमेंट होते हैं, उसका पूरा मेडिकल टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है, सब कुछ प्रोसेस होता है। लास्ट में क्या करते हैं, हम सेलेक्ट करते हैं। अब उस सिलेक्शन के बाद उनकी जो जॉब है उसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 1 साल बाद उनको निकाल दे रहे हो, या उनसे पहले से कह दे रहे हो कि आपको हम निकाल देंगे, या उनसे कह रहे हो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो वर्कर है या कोई भी एम्प्लॉय है, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि 1 साल बाद मैं जॉब से निकल जाऊंगा, या कुछ ऐसा टाइप का, जिससे वो सही से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। तो उनको एक सेटिस्फेक्शन देना चाहिए कि कंपनी में, कि आप स्टेबल हो कंपनी में, आपको हम निकालेंगे नहीं, या आपका हम इतने जल्दी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे किसी दूसरी चीज़ में, या आपको कोई दूर ना भेज देंगे। इससे कि मेनली क्या होगा कि कंपनी में हमारे जो भी गोल्स होंगे वो अच्छी तरीके से अचीव होंगे। नेक्स्ट जो लास्ट हमारा है स्पिरिट डी कॉर्प्स। मतलब ये मेनली जो लास्ट प्रिंसिपल है, ये कहता है स्पिरिट, टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट की बात करता है, या टीम मैनेजमेंट की बात करता है। मतलब कंपनी में जो है एक पूरा टीम मैनेजमेंट होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, कि कोई इंसान खाली अकेले काम कर रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं है कंपनी में, या मैनेजर और दूसरे मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, बहुत सारे मैनेजर होते हैं, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, वर्कर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर कंपनी में ये चीज़ें होंगी तो कंपनी रन नहीं कर पाएगी, लास्ट में बैंकक्रप्ट या इंसॉल्वेंट हो जाएगी। तो टीम स्पिरिट सबसे मेन चीज़ है कंपनी में। अगर टीम स्पिरिट नहीं होगी तो कंपनी नहीं रन कर सकती है। तो आपने अभी तक जितने भी 14 प्रिंसिपल्स पढ़ रखे थे, आप उन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो मेरी पुरानी वीडियो है उसमें मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने टोटल 8 प्रिंसिपल कवर कर रखे हैं, और दूसरा हेनरी फ्योल का मैंने इंट्रोडक्शन उसमें आपको बता रखा है। नेक्स्ट जो ये वाली वीडियो है, इस वीडियो में मैंने टोटल 14 प्रिंसिपल बता रखे हैं, और इसके अलावा मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि जिससे आपको ये ईजिली याद हो जाएंगे। तो आपको मैं कुछ एक निमोनिक्स बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये इजीली याद हो सकते हैं। डेट, UCUSSROIC। बेटा पूछता है डेट UCUSSR, डेट क्या देते हैं OIC। अब आप सोचेंगे है क्या, इसको बोलते हैं निमोनिक्स। ऐसे आप किसी भी चीज़ के बना सकते हो, अपने बिजनेस जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी बना सकते हो। कोई भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें याद नहीं होती तो उनके लिए क्या यूज़ होते हैं, निमोनिक्स यूज़ होते हैं। निमोनिक्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे मतलब जो आपके
रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको रट जाती है, तो उनका यूज़ करके, या बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो आपको जल्दी इजीली याद हो जाते हैं। तो आपको मैं इसके निमोनिक्स बताता हूँ। सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क, डी। सेकंड है ए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा डी, डिसिप्लिन। नेक्स्ट यू, यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट सी, सी इज स्टैंड फॉर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट यू, यूनिटी ऑफ कमांड ऊपर था, यहां पर आएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट एस, एस स्टैंड फॉर स्केलर चेन। नेक्स्ट एस, सबऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्या है, रेम्यूनरेशन। ओ किस चीज के लिए स्टैंड, ओ फॉर ऑर्डर, आई फॉर इनिशिएटिव, एस फॉर स्टेबिलिटी, ये वाला 13। नेक्स्ट है ई, ई फॉर इक्विटी। नेक्स्ट ई, स्प्रिट, डी कॉप्स। ये आपको याद करने का तरीका है। डेट, यू सी यूएसएसआर, ओ आई सी, ये डेट का आंसर है। वैसे ही इनको अब आप कुछ और तरीके से भी कर सकते हो। एक और बता रहा हूं जिसको आपको खुद सोच के लिखना है। डेट स्पीक रब इज कप। डेड स्पीक रब इज कप। इसको आपने सोचना है कि इसमें कौन कौन से यूज होंगे। आप कुछ भी बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसमें इस चीज का यूज मत करना। ये बस मैंने सेंटेंस को बनाने के लिए कर रखा। इस वाले में क्या है, डेड स्पीक रब इज कप, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 के 14 प्रिंसिपल्स है इसमें। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। जो एक ही लिख रखा है मैंने खाली सेंटेंस को बनाने के लिए, वर्ड्स को लिखने के लिए लिख रखा है बस। इसको तो मैंने थोड़ा सा अलग से लिख रखा है, डेड स्पीक रब इज कप। और दूसरा हो सकता है डेड यू सी यूएसएसआर ओ आई सी, और अपने तरीके से भी आप बना सकते हो। तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।